दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। सो आज के दिन निफ्टी ने कुछ खास नहीं करा, मार्केट कल की तरह क्लोज नहीं हो पाया। सो अगर आपने कल की वीडियो को देखा है तो निफ्टी के टेक्निकल्स एंड जो ब्रॉडर मार्केट की सिचुएशन है उसके बेसिस पर अपन ने बातचीत की थी कि तेजी फिलहाल के लिए सस्टेनेबल नहीं है। सो निफ्टी ने जस्ट 76 पॉइंट्स यानी 0.30% की तेजी दिखाई। निफ्टी बैंक ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया। मिड कैप और स्मॉल कैप भी कुछ खास नहीं कर पाए। मैक्सिमम कंपनीज के स्टॉक्स आज गिर के ही बंद हुए हैं। सेक्टर्स को देखते हैं और यहाँ पे सिचुएशन को समझते हैं। सो कुछ दिन से जो हम देख पा रहे हैं, आज के दिन भी सेम सिचुएशन देखने को मिली है। मेटल ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया 3% के साथ में तेजी। मेटल में तेजी क्यों है, कल के वीडियो में विस्तार से चर्चा हमने की थी। मेटल सेक्टर में अगर आपको इन्वेस्ट करना है, इंडेक्स को बाय करना है, तो कौन सा ETF है, कौन सा ऑप्शन है, उसके ऊपर भी कल के वीडियोस में हमने बातचीत की है। एनर्जी, रियल्टी, ये सब कुछ प्लस में। FMCG, फार्मा, सरकारी बैंक्स, IT अंडर परफॉर्म कर चुके हैं। सो कल के दिन आउटकम निकला है फेड का लेट नाइट, रात को 12 बजे के आसपास, और आउटकम जैसे कि मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था वैसा ही है। होल्ड की है रेट्स, और अगली बार हो सकता है कट आपको देखने को मिले, बट इस बार ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। सो मार्केट की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से डेटा है। साथ में देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कहा है कि इन्फ्लेशन अभी भी एलिवेटेड है, ऊपर है। यूएस की जो इकोनॉमी है वो ग्रो कर रही है काफ़ी सॉलिड पेस के साथ में। सो रेट कट तो फिलहाल हो नहीं सकता है। सो मार्केट को कुछ फर्क भी नहीं पड़ा क्योंकि मार्केट ने यही एक्सपेक्ट किया था। आगे चलते हैं। सो अभी के समय देखिए मार्केट ग्रुप्स में बढ़ चुका है। इक्विटी और वर्सेस हम कर सकते हैं कमोडिटीज और मेटल। सो फिलहाल के लिए इक्विटीज अभी नीचे हैं, इक्विटीज में पैसे नहीं बन रहे, लेकिन कमोडिटीज और मेटल्स में काफ़ी अच्छे पैसे बन रहे हैं। सो हम क्या करते हैं, वैल्यूएशन को देखते हैं और डिटेल में डिस्कशन करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों दोनों के बीच में यहाँ पे इतने बड़े चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, और अभी इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी इन्वेस्टर्स डेटा के हिसाब से कैसी बना सकते हैं। मन में क्वेश्चन होगा कि गोल्ड एंड सिल्वर एंड कॉपर इतना ऊपर जा चुके हैं और कितना ऊपर जा सकते हैं, इक्विटीज अभी के समय इतना अंडर परफॉर्म कर चुकी है और कितना नीचे जा सकती है। तो देखिए निफ्टी की वैल्यूएशन का डेटा आपके सामने है, और इसके अंदर आप सिंपली नोट कर सकते हैं कि निफ्टी की जो वैल्यूएशन है वो कहीं ना कहीं इस रेंज में नॉर्मली रहती है। लेकिन जब भी बहुत बड़े अप्स एंड डाउन्स आते हैं, 2008 का क्रैश, 2020 का क्रैश, तो इसमें वैल्यूएशन में काफ़ी बड़ी उथल पुथल होती है। लेकिन ब्रॉडरली अगर हम देखें, पिछले 5-7 साल का डेटा देखें, तो निफ्टी की ये रेंज बनी हुई है जिसके अंदर ये सपोर्ट है और ये रेसिस्टेंस है। अगर मैं सपोर्ट को थोड़ा सा और डिटेल में देखूं, तो यहाँ पे कहीं पे निफ्टी की वैल्यूएशन का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। अब वैल्यूएशन का सपोर्ट कैसे बनता है, या तो निफ्टी नीचे गिरे या फिर निफ्टी की जो कंपनीज है उनके नंबर्स अच्छे आए। सो कंपनी के नंबर्स तो कुछ खास अच्छे आ नहीं पा रहे और निफ्टी नीचे जा रहा है। सो ये मान सकते हैं कि हो सके तो अगर निफ्टी अपनी प्रीवियस वैल्यूएशन के सपोर्ट को लेता है तो थोड़ी सी और गिरावट इसमें बाकी हमको एक्सपेक्ट करके चलनी चाहिए। सो वैल्यूएशन अभी रेसिस्टेंस को हिट कर चुकी है, थोड़ा सा सपोर्ट पर आने की कोशिश में है। सो एक्विटीज के अंदर थोड़ा सा और गैप देखने को मिलता है अपने सपोर्ट के लिए। सो निफ्टी के चार्ट को देखते हैं। निफ्टी के चार्ट के अंदर भी सेम सिचुएशन देखने को मिल रही है। यहाँ पे एक ब्रेकडाउन निफ्टी ने दिया, उसके बाद में थोड़ा सा संभलता है, उसके बाद में वापस से गिरावट, अभी थोड़ा सा संभल रहा है। अब क्या वापस से गिरावट होगी या फिर नहीं, अगला सपोर्ट आप इसको मान सकते हैं। सो यहाँ पे जब तक निफ्टी अपने रेसिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर देता है, जो आज भी नहीं कर पाया, जब तक निफ्टी रिवर्स नहीं है, सो देखते हैं कि आगे चल के क्या होगा। फिलहाल के लिए सिचुएशन थोड़ी सी टाइट है इक्विटीज में। आगे चलते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर एंड कॉपर को देखते हैं। साथ में देखिए दोस्तों, कंपनीज के नेम्स मैं आपको दूंगा कि सोना, चांदी, तांबा बढ़ने की वजह से कौन कौन सी कंपनीज के प्रॉफिट के मार्जिन में प्रेशर पड़ेगा और उन कंपनीज के नंबर्स खराब आएंगे, चाहे वो Q3 हो या फिर Q4 हो या फिर Q1 हो या फिर Q2 हो। अगले 6-7 क्वार्टर तक उन कंपनीज के प्रॉफिट के मार्जिन पे प्रेशर रह सकता है। सो वैसी कंपनीज में अगर आपने इन्वेस्ट कर रखा है तो एक्सपेक्ट करके चलिए कि आपके पैसे शायद नहीं बने, आपके रिटर्न्स फिलहाल कुछ टाइम तक
नहीं बने। ठीक है, तो उसको चेक करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट कि यहाँ पे गोल्ड का जो अभी प्राइस इंक्रीज है स्पॉट का रियल टाइम डेटा है वो 1.60% का है। सिल्वर 2% के साथ में उछाल में है। साथ में कॉपर के फ्यूचर को देखें तो यहाँ पे 9% का जंप है। सो फिलहाल गोल्ड एंड सिल्वर को बीट कर रहा है कॉपर टीजी के मामले के अंदर। सो गोल्ड के अंदर इन्वेस्टिंग के ऑप्शन है ईटीएफ, जो कि गोल्ड भी आज अपने स्पॉट प्राइस से काफी ऊपर था, वापस से प्रीमियम मिलना शुरू हो चुका है, 8% की तेजी है। साथ में अगर आप सिल्वर के ईटीएफ को देखोगे तो आज के दिन गोल्ड से कम चला लेकिन 6% के साथ में ऊपर है। कॉपर के लिए क्या कर सकते हैं इन्वेस्टर? कॉपर के लिए ईटीएफ अवेलेबल नहीं है। कॉपर के लिए आप क्या कर सकते हैं, हिंदुस्तान कॉपर जैसी कंपनी को देख सकते हैं। अब कल के दिन हमने इसके ऊपर चर्चा की थी, एक वीडियो मैंने आपको दिया था कि इन्वेस्टर का ध्यान अभी इन कंपनीज में होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न बन रहे हैं और इंटरेस्टिंग डेटा आ रहे हैं। सो आज की तेजी आपने देखी, स्टार्टिंग थी इसकी 660 रुपीज़ के आसपास, उसके बाद में अच्छी खासी बाइंग होती है और 20% सर्किट में बंद होता है। इससे पहले 15% चला था, उससे पहले आई थिंक 10% चला था, तो कुछ ही 3-4 दिन के अंदर 50% स्टॉक चल चुका है। क्वेश्चन ये बनता है कि अभी क्या है टेक्निकल सिग्नल, अभी क्या है इसमें सिचुएशन, उसको आगे देखते हैं। ऑप्शंस आपके सामने है। अगर आपको गोल्ड एंड सिल्वर एंड कॉपर के अंदर कुछ इन्वेस्टिंग के ऑप्शंस को देखने हैं तो फिर ये ऑप्शंस आप एक्सप्लोर करके चल सकते हैं। अब देखिए हिंदुस्तान कॉपर वैल्यूएशन अगर आप देखोगे तो 129 का पी है। कैसे जस्टिफाई करता है, यहाँ पे आप सिंपली नोट कर सकते हैं कि सेल्स कंपनी के 38% के साथ में बढ़ती है, प्रॉफिट कंपनी का 80% के साथ में बढ़ता है, यानी कंपनी के प्रॉफिट के मार्जिन 30% के साथ में बढ़ जाते हैं। और ये मैंने आपको कल समझाया था कि हिंदुस्तान कॉपर का काम है कॉपर को माइन करना, कॉपर को यूज करने लायक बनाना। तो लागत तो सेम होती है, फैक्ट्रीज एम्प्लॉय की जो सैलरीज है वो कुछ खास चेंज नहीं होती है, लेकिन कॉपर के प्राइसेस इंक्रीज कर रहे हैं। तो जितना कॉपर ये पहले 100 रुपीज़ में बनाते थे आज वो महंगे में बिक रहा है। तो इस वजह से आप देख सकते हैं वाई बेसिस पे जहाँ पे 2022 में 28% का मार्जिन था इनका, वो 29 का होता है, 32 का होता है, 36 का होता है, 38 का होता है। तो ये कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, आगे जाके ये 40 का हो सकता है, 45 का हो सकता है। सो इस वजह से वैल्यूएशन काफ़ी ऊपर है क्योंकि मार्केट को पता है कि अगले कुछ क्वार्टर में नंबर्स काफ़ी अच्छे आएंगे और उस वजह से वैल्यूएशन कंफर्टेबल हो जाएगी। साथ में आप देख सकते हैं कि एफ की भी काफ़ी बड़ी बाइंग है। मैं आपको सिखा चुका हूं कि जब भी आपको देखना है कि फिलहाल रिटर्न्स कहाँ पे है, बड़ा पैसा कहाँ पे है, क्विक मनी कहाँ पे है, तो उसके लिए एफ की होल्डिंग्स आपको देखनी होती है। कौन कौन से सेक्टर्स है, कौन कौन सी कंपनीज है जहाँ पे डी तो सेलिंग कर रही है लेकिन एफ बाइंग कर रही है। साथ में पब्लिक भी आप देख सकते हैं यहाँ पे सेलिंग कर रही है। तो एफ की बाइंग को देखें तो 3% का, 4% के आसपास, 5%, 6%, तो कंटिन्यूसली बाइंग यहाँ पे देखने को एफ की मिल रही है। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन है। सेकंड मैंने आपको गोल्ड एंड सिल्वर के बारे में बताया था कि काफ़ी सारे जो म्यूचुअल फंड है, जो मल्टी एसेट फंड है, जो फ्लेक्सिबल है कि वो एक्विटीज़ में अपने वेटेज को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, डेट में अपने वेटेज को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर में भी सेम कर सकते हैं। तो अगर फंड हाउस को लग रहा है कि एक्विटीज़ अभी के समय काफ़ी अट्रैक्टिव है तो उनको अपने जो वेटेज है एक्विटीज़ में बढ़ाना चाहिए, यानी स्टॉक्स को बाय करना चाहिए। लेकिन दोस्तों हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा देखा दिसंबर 2025, यानी दिसंबर का डेटा हम देखें तो एक्विटीज़ में पैसे कम किए हैं, गोल्ड एंड सिल्वर में पैसे बढ़ा दिए हैं। मल्टी एसेट फंड की मैं बात कर रहा हूँ। सो डिटेल में बातचीत की थी हमने, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्विटीज़ का एक्सपोजर 40% का है और गोल्ड एंड सिल्वर, सिल्वर 7% है, गोल्ड की बात करें तो गोल्ड भी 3% है। ये ईटीएफ बाय किए हैं। अगर मैं डेटा दिखता हूँ नवंबर का, उससे पहले का, तो यहाँ पे आपको गोल्ड एंड सिल्वर देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब यह है कि दिसंबर में म्यूचुअल फंड की बाइंग है ईटीएफ्स के अंदर, और साथ में जनवरी जो अभी का डेटा आया नहीं है, हो सकता है देखने को मिले कि म्यूचुअल फंड की अभी भी बाइंग चल रही है। सो अभी मार्केट को ऐसा लग रहा है कि गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर अभी भी पैसे बन सकते हैं, रिटर्न्स बन सकते हैं, यहाँ से भी और तेजी आ सकती है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप फैक्ट देखिए, ये डेटा मैं आपको काफ़ी पहले से डिस्कस करता हुआ देखने को मिल रहा होगा, जिसके अंदर हमने देखा कि गोल्ड एंड एक्विटीज़
कैसे परफॉर्म करता है। जब इक्विटी अच्छा करती है तो गोल्ड खराब करता है, जब इक्विटी खराब करती है तो गोल्ड अच्छा करता है। ये डिफरेंसेस आप इसमें नोट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा और डिटेल में मैं आपको समझाता हूँ। ये काफ़ी क्लियर चार्ट है और इसके अंदर हमने एक लॉन्ग टर्म चार्ट लिया है जो कि अभी तक का डेटा है 2025-26 का, और उसमें सिंपली देख सकते हैं यहाँ पे गोल्ड ने इक्विटी को आउट परफॉर्म कर दिया है। सो स्टार्ट 2001, यहाँ पे निफ्टी अंडर परफॉर्म, गोल्ड ऊपर। उसके बाद में निफ्टी अंडर परफॉर्म, नहीं, निफ्टी आउट परफॉर्म यहाँ पे करा था, लेकिन गोल्ड इतना कुछ खास ऊपर नहीं। और ये जो पैटर्न चलता है कुछ महीनों का नहीं होता है, कुछ क्वार्टर का नहीं होता है, कुछ साल का होता है। ये जानना काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो हो सकता है इस वजह से आज की डेट में भी फंड हाउसेस, जो म्यूचुअल फंड है, वो गोल्ड में अपने एक्सपोजर को इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जो पैटर्न है ये लंबा चलेगा। साथ में यहाँ पे आप देख सकते हैं 2008 में जब निफ्टी नीचे था, गोल्ड अच्छा कर रहा था। साथ में यहाँ पे मार्केट नीचे था, गोल्ड अच्छा कर रहा था। फिर मार्केट ने अच्छा किया, गोल्ड ने खराब किया। सेम सिचुएशन यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो ये भी डेटा मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर कोई इन्वेस्टर है जो सिर्फ गोल्ड बाय करता है या इक्विटी बाय करता है, उसने कैसे रिटर्न्स निकाले हैं 2000 से लेकर अभी तक। सो गोल्ड बाय करने वाले को थोड़े से कम रिटर्न्स मिले हैं निफ्टी के कंपैरिजन में। यहाँ पे आप देख सकते हैं निफ्टी, लेकिन किसी ने 50-50% रीबैलेंस किया हो, उसके रिटर्न्स सबसे ज़्यादा थे और उसका पोर्टफोलियो भी काफ़ी कंसिस्टेंट था। इसका मतलब क्या है? देखो, 50-50 तो मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि आगे चल के बात करेंगे एक्विटीज़ के बारे में। बाकी 50-50 हम यहाँ पे ये मान सकते हैं कि अगर आपके पास में 10 लाख रुपीज़ हैं तो 5 लाख रुपीज़ आपने निफ्टी में लगा दिए या फिर एक्विटीज़ में लगा दिया, और 5 लाख रुपीज़ आपने गोल्ड में लगा दिए। अब आगे चल के 1-2 साल बाद आपका गोल्ड बढ़ के 6 लाख रुपए का हो जाता है और आपकी जो निफ्टी है वो 4 लाख या 5 लाख पे रहती है। तो अल्टीमेटली आप देखोगे तो गोल्ड का जो एक्सपोजर है 60 हो गया और निफ्टी का 40 हो गया। तो 10 जो भी बड़ा है, एक्सेसिव जो भी अमाउंट है, उसको बेचकर निफ्टी में लगा देना। आगे चल के निफ्टी बढ़ जाती है तो 50% से ज़्यादा निफ्टी जितनी भी होती है उसको बेचकर, गोल्ड कम हो गया होगा ऑब्वियस है, तो गोल्ड में लगा देना। तो ऐसे करके सेल हाई और बाय लो इन्वेस्टर्स कर सकते हैं और उस हिसाब से रीबैलेंसिंग होती है। अब काफ़ी लोग क्या करते हैं कि 20% गोल्ड में रखते हैं और 80% इक्विटी में रखते हैं। वो डिपेंड करता है इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर। तो कहने का मतलब ये है कि हैजिंग अगर इन्वेस्टर करके चले तो हाँ, अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। एक्टिव रहना पड़ता है थोड़ा और उस हिसाब से रीबैलेंसिंग भी करनी होती है। अब देखिए दोस्तों, गोल्ड एंड सिल्वर को मैं आपको बता चुका हूँ कि अभी फंड हाउसेस की बाइंग चल रही है, सेंट्रल बैंक्स की बाइंग चल रही है, चाइना की बाइंग चल रही है। डेफिनेटली काफ़ी ह्यूज क्वांटिटी होती है। अगर मैं अभी भी आपको दिखाऊं कि यहाँ पे तेजी के साथ में वॉल्यूम्स भी इंक्रीज करे, इट मीन्स अभी भी बहुत कुछ यहाँ पे है। रिस्क है, जब भी गिरेगा। डेली बेसिस पे अपन डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब भी कुछ पैनिक होगा या गिरावट होगी उस बेसिस पे अपन देख पाए, ताकि अपना फ्लो बना रहे, डेटा से पकड़े रहे अपन। सो यहाँ पे एक ब्रेकआउट है गोल्ड के अंदर अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग डेटा यहाँ पे है। सिल्वर की बात करें तो हाँ, सिल्वर के अंदर भी फंड हाउसेस की बाइंग चल रही है और इसके अंदर भी आप सिंपली ब्रेकआउट देख सकते हैं। सो कहने का मतलब यह है कि फिलहाल के लिए जहाँ पे रिटर्न्स है, जहाँ पे ग्रोथ है, वो कमोडिटीज़ है और मेटल है। साथ में मेटल पे आ जाते हैं हिंदुस्तान कॉपर। यहाँ पे हमने बातचीत की थी कि 30% का गैप है और ये जो तेजी बन रही है उस बेसिस में हो सकता है यहाँ तक ये जाने की कोशिश करें। उसके बाद में हमने कल ये बात की थी कि ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है, और ये जो ब्रेकआउट है ये 2010 से 2025 का है, यानी 15 साल का ब्रेकआउट है। सो आज फाइनली वो हो चुका है। जैसे ही मार्केट के अंदर ब्रेकआउट हुआ उसके बाद में गजब की बाइंग देखने को मिली है और उस वजह से स्टॉक सर्किट में चला गया। वैल्यूएशन और डिमांड ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। वैल्यूएशन क्यों महंगी है और क्यों इसके नंबर्स अच्छे आने की संभावना है। सो फाइनली ब्रेकआउट है, और जब भी ऐसा ब्रेकआउट होता है तेजी को एक्सपेक्ट किया जाता है। गिरता पड़ता है स्टॉक चलता है। अभी तो वैसे कोई गिरावट इनमें है नहीं, लेकिन स्टिल एक्सपेक्ट किया जाएगा कि बीच बीच में छोटे मोटे करेक्शंस शायद देखने को मिल जाए। लेकिन जो ट्रेंड है वो काफ़ी पॉजिटिव अब इस कंपनी का भी हो चुका है। तो 3 ऑप्शंस है इन्वेस्टर्स के पास में। साथ में देखिए दोस्तों, अब एक्विटी उतना ही अंडर परफॉर्म करेगी जितना ये मेटल कमोडिटीज आउट परफॉर्म करेंगे, क्योंकि प्रेशर पड़ेगा इनके ऊपर। प्रेशर कैसे है? जब भी सिल्वर का प्राइस बढ़ता है
तो जो भी कंपनीज सिल्वर को यूज़ करके अपने प्रोडक्ट्स बनाती है तो वो सिल्वर को बाय करेंगे, और सिल्वर अभी महंगा है तो उनको महंगा सिल्वर लेना पड़ेगा और उनकी लागत बढ़ेगी। अब वो लागत को कैसे तैसे करके अपने कस्टमर्स को शिफ्ट करेंगे प्रोडक्ट्स के प्राइस इंक्रीज करके। लेकिन कभी कभी प्राइस इंक्रीज करने पे क्या होता है, सेल्स कम आती है। आगे चल के देखते हैं कितना प्रेशर इनके ऊपर होगा। बाकी किन कंपनीज के ऊपर प्रेशर होगा मार्जिन्स का वो देख सकते हैं। सिल्वर बढ़ने से इलेक्ट्रिकल, सोलर, इलेक्ट्रॉनिक्स, हैवल्स, पॉलीकैब, की क्यों? सिल्वर सोल्डरिंग करने के काम आता है, कॉन्टैक्ट करने के काम आता है। ठीक है, साथ में हम आगे चलते हैं। सोलर कंपनीज के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। अडानी ग्रीन, टाटा पावर, वारी, जब ये कंपनीज अच्छा नहीं कर पा रही, इनके प्रॉफिट अच्छे आ रहे हैं बट मार्केट को पता है कि आगे अच्छे नहीं आएंगे, तो मार्केट इसलिए अभी इनके स्टॉक्स को ज़्यादा बाय नहीं कर रहा है। ये देख सकते हैं सोलर पैनल में सिल्वर पेस्ट होती है। ठीक है, साथ में हम आगे चलते हैं। कॉपर के प्राइस बढ़ने से पॉलीकैब, की आर केबल, ये सभी कंपनी 60 to 70% कच्चा माल कॉपर होता है। और आगे चलते हैं। कॉपर की प्राइस इंक्रीज करने से सीजी पावर, सीमेंस, एबीबी इंडिया, एलएनटी, स्नाइडर, ये सभी कंपनीज इंपैक्ट होगी। ऑटोमोबाइल कंपनीज, ईवी कंपनीज, टाटा मोटर्स, ये सब इंपैक्ट होगी। आप खुद देखिए बचा क्या। आगे चलते हैं। गोल्ड प्राइस बढ़ने से डायरेक्ट मार्जिन इंपैक्ट नहीं होता है, तो इनमें इतनी दिक्कत नहीं है, बट ठीक है, डिमांड कम हो जाती है। कंज्यूमर महंगे सोने की प्राइस देखकर ज्वेलरी नॉर्मली नहीं खरीदता है। साथ में आगे चलते हैं। क्रूड, ये भी ऊपर जा रहा है, तो इसमें किस में इंपैक्ट होगा? एविएशन सेक्टर, पेंट सेक्टर, एफएमसीजी, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट, टेक्सटाइल, सीमेंट, केमिकल। बचा क्या? बैंक्स बचे हुए हैं, और इस वजह से आप देख सकते हैं निफ्टी बैंक अभी निफ्टी को बीट कर रहा है, ऑल टाइम हाई पे पहुंच रहा है। सो ये सिचुएशन है। अगर इन्वेस्टिंग करनी है फिलहाल के लिए जहाँ पे रिटर्न्स की पॉसिबिलिटी काफ़ी हाई है, तो मार्केट के फ्लो के साथ में चलना होगा। अदरवाइज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर फिर एक्विटीज़ में ध्यान देगा, लेकिन उसका जो पेशेंस है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। और लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली एक्विटीज़ अच्छी है, क्योंकि जितना ये प्राइजेस इंक्रीज हो गए, ये जो कंपनीज है क्या करती है, सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट कैसा है। सडन जो स्पाइक होती है वो मार्जिन्स को काफ़ी तोड़ती है। ग्रेजुअल जो प्राइजेस बढ़ते हैं, धीरे धीरे करके बढ़ते हैं, वो मैनेजेबल होता है, क्योंकि प्रॉफिट के मार्जिन्स उसमें ख़राब नहीं होते हैं। प्राइस हाइक कर देती है कंपनीज। सो आप देख सकते हैं रिजल्ट सीजन में मेटल प्राइस अगर इंक्रीज करता है तो नेगेटिव सरप्राइज का रिस्क होता है। एशियन पेंट्स के रिजल्ट आप देख सकते हैं, ये सब नेगेटिव सरप्राइज अपने को क्वार्टरली रिजल्ट में मिलने वाले हैं। अब देखिए आगे क्या हो सकता है। जब ये प्राइजेस बहुत ज़्यादा ऊपर चल जाएंगे, एक पॉइंट आएगा सिल्वर का, मेटल का, तब क्या होगा? तब प्रॉफिट के मार्जिन्स इन कंपनीज के बढ़ेंगे। कैसे? इन कंपनीज ने अपने प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ा दिए होंगे, और जैसे ही ये प्राइजेस गिरेंगे, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, तो ये जो कंपनीज है अपने प्रोडक्ट के प्राइजेस को कम नहीं करेगी, तो एक्चुअली ये सस्ते में माल खरीदेगी और महंगे में बेचेगी। तो इस वजह से जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको बेनिफिट मिलेगा। सो एक्विटीज़ में अगर इन्वेस्ट करना है तो भूल जाओ 1-2 साल के लिए कि बहुत अच्छा कुछ हो सकता है, और ट्रम्प है जब तक तो वैसे भी भूल जाओ। लेकिन उसके बाद में जो रिटर्न है सबसे ज़्यादा एक्विटीज़ में ही बनेंगे। लेकिन अगर आपको शॉर्ट टर्म या मिड टर्म के लिए देखना है तो फिर इन कंपनीज़ के ऊपर फोकस करना होगा, इन कमोडिटीज़ के ऊपर फोकस करना होगा। ये मार्केट का भी का डेटा है, और डेटा चेंज होगा उस हिसाब से अपने जो व्यूज़ हैं, स्ट्रैटेजीज़ हैं, वो भी चेंज होगी। तो फिलहाल के लिए इन वीडियोस को भी आप देख लेना, पिछले 3 वीडियोस को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।